माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक। तो ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं। अनुपम जी, दिल्ली को तो हम संभाल रहे हैं, मुझे तो चिंता पंजाब की है। हाँ, अच्छा। मेरे जहन में एक बात आ रही है, सोच रहा हूँ बोल लूं या ना बोलूं, पर मैं बोल देता हूँ। आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। दिल्ली मैं माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक। तो ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं। अनुपम जी, दिल्ली को तो हम संभाल रहे हैं, मुझे तो चिंता पंजाब की है। हाँ, अच्छा। चलिए, खांसी से याद आया कि हेल्थ सेक्टर में 13,000 करोड़ आपने दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, और इसके साथ ही फिर मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक जिनको कि बहुत बोला गया ये है, ये फिर से ठीक होंगे या उनकी जगह कुछ और आएगा? दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैं इसीलिए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं कि सच में बाकी राज्यों से दिल्ली अलग कैसे है, क्यों यहां और ज्यादा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भाई, दिल्ली वालों को जो अधिकार था वो आज तक मिला ही नहीं उन्हें। पूरे देश में आयुष्मान योजना लग गई, सबको लाभ मिलने लगा। 5 लाख रुपए का इलाज केंद्र सरकार करा रही थी, पर हमारे पिछले मुख्यमंत्री साहब ने वो आने ही नहीं दी। हमारी सरकार ने पहला दिन जब शपथ लेने के बाद हम सचिवालय में आके बैठे, पहली कैबिनेट में दिल्ली के लिए आयुष्मान योजना को लागू किया। और ना केवल 5 लाख रुपए, 5 लाख तो केंद्र दे रहा था, उस 5 लाख में हमने अपने 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से जोड़े और 10 लाख रुपए का इलाज आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली ले पा रही है, जिसका अधिकार और रजिस्ट्रेशन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक इस मात्र 100 दिन में हो चुके हैं। 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन। और इसी तरीके से जो 70 साल के बुजुर्गों वाली योजना मोदी जी की है, वो भी नहीं आने दे रहे थे केजरीवाल साहब, हमने उसे दिल्ली में 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। दिल्ली का हर बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर है। और देखिए, कितनी खूबसूरत योजना है जिसमें आपको कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी वाला इसमें सेगमेंट नहीं है। जो भी 70 साल से ऊपर का है, वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जात का है, उसे सरकार लाभ देगी, पूरा हेल्थ का पूरा एश्योरेंस देगी। और 5 लाख रुपए केंद्र से, फिर हमने इसमें जोड़ा 5 लाख रुपए अपनी ओर से, 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट, 80 हॉस्पिटल एम्पैनल किए और उसका इलाज अभी तक इन 100 दिनों में 650 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। ये हेल्थ सेक्टर की अचीवमेंट्स में बता रही हूं। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जो एक बहुत बड़ी चीज है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। आज जिस तरीके से सरकार चल रही है, पहले क्या होता था, अब दवाई खरीद में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार। एक एक पॉलिसी जो अब नीतिगत फैसले हमने किए, हमने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की, मेडिसिन की, ताकि जो भी दवाई खरीदी जाए उसमें पारदर्शिता हो, जितनी भी प्लेसमेंट है। आज देखिए कितना दुर्भाग्य है कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी वैकेंसी है, 20% डॉक्टर कम है, 30% नर्सिस कम है और लगभग 40-45% पैरा मेडिकल स्टाफ कम है। कैसे अस्पताल चलेंगे? अब बताइए मुझे। मतलब दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो WHO बोलता है, वो कहते हैं कि जी 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के होने चाहिए। और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, कितने बेड है दिल्ली में। आप अनुपम जी, आप तो बड़े नायक हैं दिल्ली के, मात्र 0.42 बेड प्रति 1000 व्यक्ति। ये दिल्ली का आपका मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसकी दुहाई पिछले मुख्यमंत्री साहब देते थे कि 0.42 यानी 1 बेड भी नहीं था। ये स्थिति थी दिल्ली की। हमने टारगेट लिया है कि हम
ये दिल्ली को कम से कम 3 बेड प्रति 1000 पे मुहैया करवाएंगे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेटेड करेंगे, ना दवाइयों की कमी होगी, ना डॉक्टर की कमी होगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें। मतलब मुझे अफसोस होता है, दिल्ली में जो अस्पताल है वहाँ MRI नहीं है, वहाँ CT स्कैन नहीं है। मतलब कैसे अस्पताल चल रहे हैं, आप इसे मॉडल कहते हैं? ऐसा मॉडल नहीं चलेगा दिल्ली के लिए। दिल्ली को सुविधाजनक हेल्थ केयर देना हमारा फर्ज है और वो हम देना शुरू कर चुके हैं। वेरी गुड। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखिए, किसी भी राज्य की जनता की थोड़ी सी डिमांड्स होती हैं। वो चाहते हैं कि बस ये हमारा ध्यान हो जाए, ये सब चीजें हो जाएं, तो हम अपने जीवन को सुख से जी सकते हैं। आपने इनके बारे में बात की, हेल्थ के बारे में बात की, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या तय किया है? एजुकेशन फॉर एवरीबडी, इसके बारे में आपने क्या सोचा? कल आपके स्टाफ में आपके लोगों मुझे बात कर रहे थे, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि शिक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन राइट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बेहतर प्रश्न किया। शिक्षा एक बहुत प्राइमरी मुझे लगता है कि जरूरत है किसी भी राज्य के लिए। और हमारे जो स्कूल हैं दिल्ली में 1071 सरकारी स्कूल हैं और 1600 साढ़े 1600 जो हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं। और जब हम ये देखते हैं कि आज दिल्ली का हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल की ओर दौड़ता है, उसे ये लगता ही नहीं कि मुझे सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आज दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने अपना ही बोर्ड बना दिया। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में का एक छोटे से राज्य का अपना बोर्ड हो तो क्या वो बच्चा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब सर्वाइव कर पाएगा? आज इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, जहां आपको स्मार्ट क्लासेस चाहिए, जहां आपको डिजिटल लाइब्रेरीज चाहिए, जहां आपको बेहतर एजुकेशन के लिए कोचिंग चाहिए। दिल्ली में हमने एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए ये तय किया कि हम पूरे के पूरे अपने शिक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर दें कि फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये ना कहे कि मेरा बच्चा फाइनेंशियल अपनी कमी होने के कारण अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया। उसको लगना चाहिए कि दिल्ली सरकार के जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है। उसके लिए हमें जो स्मार्ट क्लासेस उन्हें देनी है, उसके लिए हमने 125 डिजिटल लाइब्रेरीज का प्लान बनाया है, 100 लैंग्वेज लैब्स। क्योंकि आज क्या है, बच्चा जर्मनी चाहता है कि मैं जो फ्रेंच में सीखूं, मैं जर्मन सीखूं, मैं इंग्लिश सीखूं, ताकि हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा भी अपडेटेड हो। अलग अलग करिकुलम हमने डेवलप किए हैं। और यहाँ तक कि जो एक नेक्सस चल रहा था प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर के, कितनी भी फीस कोई भी स्कूल बढ़ा देता था और सरकार जो थी वो अंडर टेबल उनसे सेटिंग करती थी। पेरेंट्स परेशान होकर लड़ते बिड़ते रहते थे, कोर्टों में केस चलते रहते थे। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपना खुद का दिल्ली की एजुकेशन के लिए एक्ट बनाया टू कंट्रोल फी ऑफ प्राइवेट स्कूल, और इसको हम अब ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आ रहे हैं ताकि दिल्ली के बच्चों को एक सुकून मिल सके। So बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो अपनी फीस खुद बढ़ा देते थे सरकारी स्कूलों की, आपने उस पर एक एक्ट बनाया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? देखिए, अभी तक क्या था, जो दिल्ली थी वो जिस एक्ट से ड्राइव हो रही थी उसमें यह कहा जाता था कि आप अपनी फीस बढ़ा लीजिए और केवल डायरेक्टर एजुकेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। हमने देखा कि जब लगातार स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कर नहीं पा रहे, कोर्ट कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो आसपास के सभी राज्यों का हमने एजुकेशन मॉडल स्टडी किया और बहुत सारे लीगल ओपिनियन लिए, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का उसमें हमने व्यू लिया। तो अपना दिल्ली का एक एजुकेशन फी एक्ट हमने बनाया, जिसमें हमने इस तरीके का पूरा प्रोसीजर बताया कि यदि कोई भी स्कूल अपने लिए फीस बढ़ाने की दिशा में जाना चाहता है तो उसे ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हमने पेरेंट्स को, जिसमें हमने टीचर्स को, जिसमें हमने मैनेजमेंट को, सबको पार्टिसिपेट करवाया। अब यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो डिस्कस कीजिए पेरेंट्स के साथ, उनकी रजामंदी लीजिए। तो ये पहली बार हुआ है दिल्ली में, इससे पहले कभी नहीं था। और इस तरीके से दिल्ली के बच्चे बेहतर एजुकेशन पा सके। आज कितने सारे एग्जाम हैं, आप नीट देना पड़ता है, आपको जेई देना पड़ता है, इवन कॉलेज में जाने के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ता है। आज बच्चों को इतनी महंगी असिस्टेंस कैसे मिलेगी, उनको कोचिंग कहाँ से मिलेगी। हमने अपना पूरा एक सिस्टम बनाया, अपनी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम अपने सभी बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की
तैयारी कराएंगे ताकि वो बेहतरीन कॉलेजेस में जा सके, बेहतरीन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सके और अपना भविष्य जो है वो और सुंदर बना सके। ये 100 दिन में आपके सब एस्टीम्ड मिनिस्टर्स फ्रंट रो में बैठे हैं, ये 100 दिन में आपने कब तय किया कि ये हमें बदलना है और ये बदलने की आपने फिर उसकी प्रक्रिया भी शुरू की? बिकॉज चेंज नीड्स टाइम। तो आप एक हडल हुए कि अब भी ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज आप बहुत अच्छा आपके आंकड़े सब याद हैं, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड। अदरवाइज भी मैंने आपके 1-2 इंटरव्यूज देखे हैं। तो ये पहले आप लोग बैठे मिनिस्टर्स के साथ और फिर आपने किया और उसके पर एकदम आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है और इसलिए बहुत सारी चीजें शायद हम उस लेवल पे अभी लेके जाने की प्रक्रिया में है। हमारे 100 दिन हुए हैं। 100 दिन कोई इतना बड़ा कार्यकाल नहीं होता कि हम कहेंगे हमने झंडे गाड़ दिए। नो, हमने जिस दिशा में जाना है अपने लक्ष्य तय किए, उस लक्ष्य के लिए स्टेप बाय स्टेप हमने क्या प्रोसीजर लेना है। हम इन 100 दिनों में लगातार अपने मंत्रिमंडल के साथ रोजाना बैठते हैं, रोजाना एक एक विषय पे डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। लगातार इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने 8 अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उन 8 कैबिनेट मीटिंग में हमने बड़े बड़े निर्णय किए। हर बार पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान वय वंदन योजना करा, दूसरी में कुछ और, तीसरी में कुछ और, लगातार डिसीजन। और आज भी हमें दिखता है कि दिल्ली के लिए करना क्या है, यमुना सफाई के लिए हमें क्या करना है, हमें स्कूलों के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए क्या। तो लगातार उन निर्णयों को हम लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, मंथन करते हैं, ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात है, जो ऑफिसर उनके कार्यकाल में डरे हुए, सकुचे हुए, ये सोचते थे कि भाई मुख्यमंत्री के कमरे में चले गए तो न जाने पकड़ ही ना ले, तो अब कम से कम एक सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर जिसमें वो अपनी राय देते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और मिल करके दिल्ली कैसे बेहतर हो सकती है उसके लिए काम करते हैं।